नमस्कार। खमागणी। जय एकलिंगनाथ जी की सा। जय माता जी की। जय श्री जी की। एक बार फिर से स्वागत है आपका लेजेंड्स ऑफ राजस्थान में। साथियों, आप सभी ने अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध किरदार रॉबिन हुड के बारे में तो अवश्य सुना होगा। आमजन का मसीहा जो अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था। पर क्या आपको पता है कि रॉबिन हुड एक काल्पनिक किरदार है, मतलब उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम जिन महान हस्तियों की बात करने जा रहे हैं वे असल जिंदगी में गरीबों के मसीहा थे, आमजन के रॉबिन हुड थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीय संघर्ष के चरम बिंदु 1857 की क्रांति तक जो कुछ भी घटा उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा एवं उन्होंने ताउम्र अंग्रेजों को नाको चने चबवाए। इस एपिसोड में एक नहीं बल्कि अनेकों नायक हैं। हम बात करने जा रहे हैं शेखावटी के वीर सपूत क्रांतिकारी डूंगर सिंह एवं उनके निर्भय साथियों की। हम बात करने जा रहे हैं शेखावटी राज्य के बागियों की। पर पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लग रहा है, और यदि आप राजस्थान से संबंधित किसी लेजेंड के बारे में यहाँ सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। आपके सुझाव इस पॉडकास्ट को बेहतर बनाने में अत्यंत सहायक होंगे। धन्यवाद। तो आइए म्यूजिक के साथ इन वीरों के रोमांचक कारनामों एवं जीवन गाथा का बखान शुरू करते हैं। बात 19वीं शताब्दी की है। भारतवर्ष का अधिकतर हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जकड़ में आ चुका था। मुट्ठी भर अंग्रेजों ने साम दान दंड भेद का बड़ी ही कुशलता से प्रयोग करते हुए देश की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। उनकी साम्राज्यवादी नीतियों एवं आर्थिक शोषण के चलते भारतवासियों का असंतोष अपने चरम पर था। एक और ताकत जो उस समय अपने शिखर पर थी वो था मराठा साम्राज्य, जिसने राजस्थान के राजाओं की नाक में दम कर रखा था। महाराणा सांगा, राव मालदेव राठौड़ और सवाई मानसिंह जैसे शूरवीर एवं साहसी पूर्वजों की शान में चूर, छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ रहे राजस्थान के राजाओं की मराठों ने हवा निकाल दी थी। एक और नाम जिसे मराठा साम्राज्य के साथ ही जोड़कर देखा जाता है वो था पिंडारी, जो कि राजस्थानियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। पिंडारियों को आप भाड़े के सैनिकों की तरह समझ सकते हैं। जिसने पैसा दिया उसकी तरफ हो लिए। पर इनका शुरुआती उपयोग मराठों द्वारा ही किया गया था, जिनकी छत्र छाया में ही ये शक्तिशाली बने और अंत में उन्हें ही खाने लगे। पिंडारी लूट खसोट करने में माहिर थे। जिस भी क्षेत्र में इनके पांव पड़ते उधर चारों ओर हाहाकार मच जाता। ये हैवान औरतों एवं बच्चों को भी नहीं बख्शते थे। मराठों एवं पिंडारियों से त्रास खाए राजस्थान के शासकों को अंत में अंग्रेजी हुकूमत की शरण में आना पड़ा। सन 1818 ईस्वी के आसपास राजस्थान की अधिकतर रियासतों ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। आसमान से गिरे खजूर में अटके। सिर्फ सहायता करने के उद्देश्य से आज के जमाने में कौन ही सहायक बनता है, और अंग्रेज तो इस मामले में किसी सांप से कम नहीं थे। राजस्थान की प्रशासन व्यवस्था में उनका हस्तक्षेप चौतरफा पड़ने लगा। संधि के साथ ही सामंतवाद का भी अंत हुआ। अपनी शक्तियों का पतन होने के कारण कई सामंत इस संधि से नाखुश थे, जिसके चलते वे रोष प्रकट करते हुए अंग्रेजी शासित प्रदेशों में छापे मारने लगे, जिससे उन्हें डाकू की उपाधि प्राप्त हुई। अंग्रेजों को इस तरह क्षति पहुंचाने में शेखावटी के सामंतों का बड़ा हाथ था, और इस विद्रोह को दबाने हेतु मेजर फॉरेस्टर के नेतृत्व में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय राजस्थान के झुंझुनू में बनाया गया। आगे बढ़ने से पहले आपको शेखावटी के बारे में संक्षेप में जानकारी देना चाहूँगा। वर्तमान समय की बात करें तो राजस्थान के सीकर, झुंझुनू एवं चूरू को मिलाकर शेखावटी कहा जाता है। इसका नाम राव शेखा के नाम पर पड़ा और यह आज़ादी तक उनके वंशजों के अधीन रहा। डूंगर सिंह शेखावत या दूसरे शब्दों में डूंग जी बाठोत पाटोदा नामक गांव के ठाकुर थे, जो कि शेखावटी में ही स्थित है, और कथित समय वे शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार के पद पर कार्यरत थे, यानी घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी के मुखिया थे। भले ही डूंग जी उस ब्रिगेड का हिस्सा थे,
पर अंग्रेजों का ब्रिगेड के सिपाहियों एवं आमजन के साथ किया बर्ताव देख उनका मन आक्रोशित था। धीरे धीरे पानी सर के पार हो गया और 1834 ईस्वी में डूंगजी के नेतृत्व में शेखावटी ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने सीकर में विद्रोह कर दिया एवं उनके रेजिमेंट के हथियार एवं घोड़े भी लूट लिए। यहां से शुरू हुआ डूंगर सिंह शेखावत का बागी जीवन। 1835 ईस्वी में मेजर फॉरेस्टर ने दुल्हे सिंह शेखावत नामक एक अन्य बागी की गर्दन काटकर धड़ को शेखावटी ब्रिगेड के मुख्यालय के बाहर लटका दिया। इस वाक्य से शेखावटी में अंग्रेज विरोधी भावनाएं और भी अधिक भड़की। ठाकुर जवाहर सिंह शेखावत डूंगजी के ही भतीजे थे। जब उन्होंने अपने काका के विद्रोह की खबर सुनी तो कुछ अन्य वफादार साथियों के साथ वे भी डूंगर सिंह के साथ हो लिए। उनके साथियों में शामिल थे सावंत एवं कर्ण्या मीणा, लोटू निठरवाल और आसपास के गांवों के कई छोटे बड़े ठाकुर। बागियों के लिए जीवन आसान नहीं था और आर्थिक सहायता के बिना तो वे बिल्कुल ही असहाय थे। उस समय अंग्रेज विरोधी भावनाएं अपने चरम पर थी और गोरों को क्षति पहुंचाने के लिए जिससे जो बल पड़ता वो करता। कई सेठ जो कि आर्थिक रूप से सक्षम थे बागियों की मदद कर अपना योगदान दिया करते, पर ज्यादातर रईसों के लिए अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए धन एकत्रित करने से ऊपर और कुछ न था। अपने विद्रोह की लौ जलाए रखने हेतु शुरुआत में डूंगर सिंह जी ने सेठों के सामने विनम्रता से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई, पर उन रईसों के कानों में जूं न रेंगती देख उन्होंने इनके घरों में डाका डालना शुरू किया। ऐसा ही एक किस्सा है शेखावटी में ही स्थित रामगढ़ का, जो कि अपने अमीर सेठों के लिए इतना प्रसिद्ध है कि उसे आज भी सेठों का रामगढ़ कहा जाता है। रामगढ़ के सेठों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर डूंगर सिंह की सहायता करने से मना कर दिया। होना क्या था, डूंगर सिंह अपने साथियों को लेकर रामगढ़ पहुंच गए। किसी ने साधु का बेस बनाया तो कोई कुछ बेचने के बहाने इन सेठों की हवेलियों के चक्कर लगाने लगा और इस तरह वे सेठों की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाने लगे। ऐसा करते हुए एक दिन उन्हें पता चला कि एक बड़ा काफिला अंग्रेजों के लिए अनाज लेकर अजमेर के लिए रवाना होने की तैयारी में है। डूंगजी व उनके साथियों ने अरावली की पहाड़ियों में एक तय स्थान पर उस काफिले पर हमला कर उसे लूट लिया। थोड़ा उन्होंने खुद के लिए रखा और बाकी सारा अनाज गरीबों में बांट दिया। पर इस हमले के बाद वे अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में खटकने लगे, जिन्होंने उन्हें डाकू घोषित कर डूंगर सिंह, सावंत मीणा और लोठू जाट के सर पर मोटा इनाम रख दिया। डूंगजी एवं उनके साथियों के रास्ते में जो भी अंग्रेज छावनियां पड़ती उसे वे लूट लिया करते। इनके आतंक से तंग आकर अंग्रेज हुकूमत ने बीकानेर एवं सीकर के राजाओं से यह विद्रोह दबाने की मांग करी, पर वे भी इस कार्य में असफल ही रहे। अपने अभियान को ईंधन प्रदान करने के पश्चात जो कुछ भी धन बचता उसे वे गरीबों की सहायता हेतु बांट दिया करते। उनकी इस उदारता के फलस्वरूप उनके ऊपर कई लोकगीत, कई छावलियां लिखी गई और वे आमजन के बीच देवताओं के भांति पूजे जाने लगे। इधर उधर छापे मारते एवं अंग्रेजी हुकूमत को चकमा देते हुए आखिरकार डूंगजी ने उनके ससुराल भड़वासा में जाकर शरण ली, जो कि अजमेर जिले में स्थित है। पर उन्हें क्या पता था कि अंग्रेजों ने यहां भी उन्हें पकड़ने के लिए पहले से ही जाल बिछा रखा था। एक अंग्रेज अफसर डूंगर सिंह के रिश्तेदार भैरव सिंह गौड़ के संपर्क में था, जो कि डूंगजी से बड़ी खार खाता था। एक रोज भैरव सिंह ने डूंगजी को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया, जहां शराब की मनवार भी हुई। डूंगजी को मदमस्त करने के पश्चात भैरव सिंह ने चुपचाप उनके हथियार छुपा दिए और अंग्रेजों को उनके बारे में इत्तला कर दी। अंग्रेज फौज पहले ही गांव को घेरे हुए भैरव सिंह के इशारे का इंतजार कर रही थी। इशारा मिलते ही उन्होंने धावा बोल डूंगजी को अपनी हिरासत में ले लिया, जहां से उन्हें आगरा ले जाया गया और वहां लाल किले के कारागृह में कैद कर दिया गया। अपने सरदार के कैद होने से बागी गुट की गतिविधियों पर भी असर पड़ा और उनका विद्रोह धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। कुछ समय बीता और देखते ही देखते होली का पावन त्योहार आ गया। होली की रोज जवाहर सिंह अपने गांव बाठोत पाटोदा में ही थे, पर अपने काका की कमी के कारण घर काटने को दौड़ता था। डूंगजी के कारागृह में कैद होने के कारण पूरे परिवार में एक उदासी छाई हुई थी, पर अपने पति परमेश्वर के पास न होने से उनकी अर्धांगिनी विशेषकर मायूस थी। जब उन्होंने जवाहर सिंह एवं घर के बाकी सदस्यों को होली खेलते हुए देखा तो उस दुर्गेश नंदिनी के सब्र का बांध टूट गया।
उन्होंने जवाहर सिंह को उसी समय अपने काका की दयनीय अवस्था का हवाला देते हुए दो टूक सुनाए। उन्होंने जवाहर सिंह से यहां तक कह दिया कि अगर आप लोग डूंगजी को नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो मुझे बता दें, मैं उनको आगरे से निकाल लाऊंगी। कोई इंसान किसी आदमी की कही बात 100 बार सुनकर भी एक सिरे से नकार सकता है, पर किसी औरत के मुंह से निकली वही बात किसी आघात से कम नहीं लगती। अपनी काकी की व्यथा सुन जवाहर सिंह का सोया स्वाभिमान फिर से जागृत हुआ और उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली कि वे कैसे भी कर अपने काका डूंगजी को आगरा की जेल से छुड़ा कर लाएंगे। उन्होंने फिर से अपने सभी साथियों को एकत्रित किया और एक योजना पर काम शुरू हुआ। लक्ष्य, डूंगजी को लाल किले से आजादी दिलाना। योजना को अंजाम देने हेतु सबसे पहले लाल किले की गतिविधियों के बारे में जानना जरूरी था, जिसके लिए लोठू जाट एवं सावंत मीणा रेकी करने आगरा पहुंचे, जो कि अपने आप में एक बड़ा ही रोचक किस्सा है। पर उससे पहले आपको इस एपिसोड के अगले नायक लोठू जाट के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। लोठू निठरवाल या फिर लोठू सिंह या फिर लोठू जाट या फिर लोठ जी का जन्म वर्तमान सीकर जिले में स्थित रींगस में सन 1804 ईस्वी में हुआ। उनके बचपन के दौरान घटे एक किस्से के कारण उन्होंने रींगस को अलविदा कहा, जहां से वे बाठोद पाटोदा आ गए। हुआ यूं कि एक दिन जब वे पैदल कहीं जा रहे थे तो रींगस ठाकुर का लड़का कुंवर घोड़े पर सवार हो उनके पास से निकला। लोठू जाट के कुंवर को राम राम ना करने से कुंवर आग बबूला हो गया। वह तुरंत घोड़े से उतरा और उतरते ही लोठू के थप्पड़ जड़ उनसे गाली गलौज करने लगा। आपको बता दूं कि लोठू जाट बचपन से ही कद काठी में किसी दैत्य से कम नहीं थे। जवाब में उन्होंने भी कुंवर के एक थप्पड़ रसीद दिया, पर उनके उस एक ही थप्पड़ से कुंवर भगवान को प्यारा हो गया। जैसे तैसे कर वे वापस घर आए और सारी आप बीती अपने माता पिता को कह सुनाई, जिन्होंने ठाकुर के डर से जल्द रींगस छोड़ना ही उचित समझा। लोठू की बहन का विवाह बाठोद पाटोदा में हुआ था, जिसके चलते उनके परिवार ने वहीं का रुख किया और यहीं लोठू बड़े हुए। वे बचपन से ही अपनी बुद्धिमता एवं दूरदृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बेमिसाल न्याय निष्ठा के चलते आसपास के गांव वाले अपने फैसले कराने लोठ जी के पास ही आया करते थे। बाठोद पाटोदा में रहते हुए वे डूंगर सिंह एवं जवाहर सिंह के संपर्क में आए और धीरे धीरे घनिष्ठ मित्र हो गए। राजस्थान के पूजनीय लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के लिए तो लोठू जाट में निष्ठा कूट कूट कर भरी थी। कहते हैं वे इतनी तीव्रता से तेजाजी के भजन गाया करते थे कि 8 किलोमीटर दूर तक दायरे में उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से निजात पाना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपने मित्र डूंगर सिंह के साथ बागी बन गए। अब लौटकर वापस आगरा आते हैं, जहां लोठू जाट सावंत मीणा के साथ डूंगर सिंह को छुड़ाने हेतु रेकी करने आए हैं। बड़ा ही रोचक किस्सा है, ध्यान से सुनिएगा। लोठ जी बहरूपिया कला में अत्यंत निपुण थे। आगरा पहुंचकर उन्होंने साधु महाराज का भेष बनाया और किले के पास ही एक धूणी की स्थापना की। अपनी चतुराई से लोठू जाट ने आम जनता को कई चमत्कार दिखाए और उनकी बीमारियों का निवारण भी किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी, जिससे किले का अंग्रेजी जेलर भी अछूता नहीं रहा और एक दिन अपनी परेशानी के साथ उनकी धूणी में आ धमका। लोठू जाट ने उस अंग्रेज की समस्या भी दूर कर दी, जिससे वह भाव विभोर हो गया। उसने बदले में साधु बाबा को आर्थिक भेंट देना चाही, पर लॉर्ड जी ने उसे सांसारिक मोह माया बताते हुए सख्त इनकार कर दिया। उस गदगद अंग्रेज ने भी रट लगा ली कि वह कैसे भी करके साधु महाराज का उपकार चुकाना चाहता है। अंत में लॉर्ड जी ने अपने बचपन की इच्छा जाहिर की और कहा कि एक बार वे आगरा का भव्य किला देखना चाहते हैं। बस इतनी सी बात। अंग्रेजी जेलर झट मान गया। लॉर्ड जी का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। किले के भीतर साधु के भेष में लॉर्ड जी ने घूमते घूमते मंत्र उच्चारण चालू किए, पर वे कोई असली मंत्र नहीं थे। दरअसल वे राजस्थानी भाषा में डूंगजी को पुकार कर कह रहे थे कि अगर तुम जिंदा हो तो मुझे जवाब दो। जब वे डूंगजी की कोठरी के पास से निकले तो पहले तो डूंगजी साधु के मुंह से ये बातें सुन चकरा गए। थोड़ा ध्यान से देखने के बाद उनको पता पड़ा कि यह साधु के भेष में और कोई नहीं बल्कि उनके मित्र लोठू जाट हैं। डूंगजी ने भी मंत्र का उच्चारण करना चालू कर दिया।
उन्होंने लोट जी को जवाब दिया कि 20 दिन के अंदर अंदर उन्हें फांसी दे दी जाएगी। इस पर लोट जी ने जवाब दिया कि चिंता ना करें, उससे पहले ही उन्हें छुड़ा लिया जाएगा। डूंग जी की आवाज सुन साधु बाबा को जैसे निर्वाण की प्राप्ति हो गई। लोट जी का अभियान सफल रहा। किले के बारे में सारी जानकारी जुटाकर लोठू जाट और सावंत मीणा वापस बाठोद पाटोदा आ गए, जहां योजना को उसका अंतिम स्वरूप दिया गया। योजना के अनुसार डूंग जी के करीब 200 साथी एक बारात के बहाने आगरा गए और किले की चारदीवारी के पास ही डेरा डाल दिया। जब भीतर से अंग्रेजी जेलर ने इतने बड़े जमावड़े को किले के बगल में ठहरा देखा तो उसने तुरंत सिपाहियों को उन्हें हटाने के मकसद से भेजा। जब सिपाही जमावड़े के बीच आए तो उनका स्वागत किया 6 फुट 11 इंच कद 160 किलो वजनी लोठू जाट ने। उस दैत्याकार मनुष्य को देख उन सिपाहियों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। कहते हैं कि लोट जी की सिर्फ गर्दन ही 1 फीट की थी, पर जैसे तैसे कर उन सिपाहियों ने हिम्मत जुटाई और सकपकाते हुए बारात के डेरा डालने का कारण पूछा। सवाल सुनने से पहले ही लोठू जाट के पास उत्तर तैयार था। उन्होंने बहाना बनाया कि दूल्हे के काका का निधन हो गया है, जिसके चलते बारात कथित स्थान से 12 दिन तक नहीं हिल सकती, क्योंकि इन 12 दिनों में दिव्यात्मा के सभी संस्कार पूर्ण किए जाएंगे। सिपाहियों ने वापस जाकर सारी कही सुनी जेलर महाराज को बता दी, जिसने धार्मिक मामलों से दूर रहना ही उचित समझा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और देखते ही देखते 12वें दिन की सुबह हुई। अभी तक डूंग जी के साथियों की योजना बिल्कुल हिसाब से चल रही थी और निर्णायक 12वें दिन का चुनाव भी बड़ी सूझबूझ एवं चतुराई के साथ किया गया था। दरअसल आज मुहर्रम था, जिस दिन इस्लाम धर्म में ताजिए निकाले जाते हैं, जिसके चलते ज्यादातर सिपाही व्यवस्था संभालने में व्यस्त थे। कुल मिलाकर माहौल थोड़ा अफरा तफरी वाला ही रहता है और योजना की अंतिम कड़ी को अंजाम देने हेतु यह अति उत्तम था। सही मौका देखकर जवाहर जी ने फील्डिंग लगाई और बाकी साथियों के साथ कारागृह पर हमला बोल दिया। किले की सुरक्षा भेदते हुए उन्होंने डूंग जी के साथ साथ कई दूसरे बंदियों को भी आजाद कर अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। इस वाक्य के बाद अंग्रेज शर्मसार थे। उन्होंने अपनी सभी छावनियों की सुरक्षा और भी अधिक कड़ी कर दी। आखिरकार जवाहर सिंह का अपनी काकी को दिया वचन पूर्ण हुआ। पूरा गुट वापस बाठोद पाटोदा आया, जहां सभी क्रांतिकारियों का इस साहसिक अभियान को पूरा करने की खुशी में बड़े ही धूमधाम से स्वागत हुआ। पर बात अभी खत्म नहीं हुई थी। डूंग जी की अंग्रेज विरोधी भावनाएं अब एक ज्वाला के समान उनके भीतर भड़क रही थी। उन्होंने अगला निशाना साध लिया था और वो था अंग्रेजी सेना की नसीराबाद में स्थित छावनी। बिना ज्यादा समय गवाए उन्होंने इस योजना पर काम शुरू किया। सन 1847 ईस्वी में एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने अपने साथियों को 3 दलों में बांटा। पहले ने शेखावटी की तरफ से, दूसरे ने मारवाड़ की तरफ से और तीसरे ने मेवाड़ की तरफ से छावनी पर आधी रात के समय धावा बोला। उनका यह अभियान भी सफल रहा, जिसके बाद डूंग जी ने नसीराबाद छावनी का झंडा अपने घोड़े की पूंछ के बांध लिया। नसीराबाद से इकट्ठा किया धन डूंग जी व उनके साथियों ने पुष्कर और शाहपुरा के मंदिरों एवं गरीबों में बांट दिया। इस एपिसोड के दौरान मैंने कई बार डूंग जी व उनके साथियों की तुलना रॉबिन हुड से करी है, पर धीरे धीरे मुझे खुद यह अनुभूति हो रही है कि उनके लिए रॉबिन हुड शब्द का प्रयोग सही नहीं है। मेरे हिसाब से वे सभी किसी राजा या महाराजा से कम नहीं थे। उनका विशाल हृदय शोषित वर्गों के लिए जोरों शोरों से धड़कता था, जिनके लिए वे देवता समान थे और कई मायनों में भगवान से भी बढ़कर थे। नसीराबाद छावनी पर हमला अंग्रेज हुकूमत के ऊपर एक बड़ा आघात था, जिसके बाद उन्होंने शायद डूंगर सिंह व उनके साथियों को पकड़ना अपनी सूची में सबसे ऊपर कर दिया था। अंग्रेजों ने इस बार बीकानेर और जोधपुर के महाराजाओं की मदद ली और एक बड़ी सैन्य टुकड़ी तैयार की गई। वर्तमान जैसलमेर जिले में स्थित गढ़ सीसर में इस विशाल सेना ने डूंगर सिंह व उनके साथियों को घेर लिया। बीकानेरी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हरनाथ सिंह, जिन्होंने जवाहर सिंह को समर्पण करने के लिए राजी कर लिया और बीकानेर ले गए। डूंगर सिंह व उनके अन्य साथी जैसे तैसे कर इस घेरे को तोड़ने में कामयाब रहे, पर एक लंबी लड़ाई के बाद उन्हें भी जैसलमेर में पकड़कर अंग्रेजी हुकूमत को सौंप दिया गया। डूंगर सिंह के प्रति आम जन में सहानुभूति इतनी अधिक थी कि जोधपुर दरबार के उन्हें अंग्रेजों को सौंपने के बाद
जनता ने विद्रोह के राग अलापने चालू किए। इसके चलते दोनों अंग्रेज एवं जोधपुर दरबार में राजीनामा हुआ कि डूंगजी को जोधपुर वापस भेजा जाएगा, बशर्ते वे जीवन भर किले में ही नजरबंद रहें। डूंगजी आजीवन जोधपुर ही रहे और यहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भी ली। पर अंग्रेजी हुकूमत की परेशानी डूंगजी एवं जवाहर सिंह के साथ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि लोठू जाट अभी भी फरार थे और अपनी आखिरी सांस तक वे आज़ाद ही रहे एवं अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में भाग लेते रहे। 1857 की क्रांति के 2 वर्ष पूर्व सन 1855 ईस्वी में लोटजी भी एक साजिश का शिकार हो गए। कहा जाता है कि उन्हें धोखे से मार दिया गया, जिसके बाद बाठोत में उनकी समाधि बनवाई गई, जो आज भी देश प्रेमियों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। लोटू निठरवाल एक बहुआयामी व्यक्तित्व से सुसज्जित इंसान थे। उनका जीवन समाज एवं शोषित वर्गों के उत्थान के प्रति समर्पित था। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध वे एक बुलंद आवाज थे। सिर्फ यही नहीं, वे पर्यावरण के प्रति भी सजग थे और उनके इसी प्रेम को दर्शाता हुआ एक किस्सा भी है, जब उन्होंने अपने रिश्तेदार को पैर में गोली मार दी, जब बार बार मना करने के बाद भी वह खेजड़ी का वृक्ष काटने पर आतुर था। परिस्थितियां इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। कुछ लोग जीवन की नैया में सवार बस एक अनदेखे लक्ष्य की तरफ बहते रहते हैं, जबकि कुछ लोग नाव को अपने काबू में ले उसे किनारे लगाने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से डूंगर सिंह एवं उनके साथी दूसरी श्रेणी में स्थान पाते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार सहन करने के बजाय उन्हें चुनौती दी एवं उनके खिलाफ आवाज उठाई। राजस्थान के शेखावटी का 1857 की क्रांति में योगदान अविस्मरणीय है। इस क्रांति के प्रसिद्ध नायकों में से एक तात्या तोपे भी डूंगर सिंह, लोठू जाट एवं उनके अन्य साथियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने ग्वालियर से सीकर के लिए सिर्फ इसलिए कूच किया ताकि वे बाठोत की पावन धरा को नमन कर सकें, पर अंग्रेजी सेना से मुठभेड़ के चलते सीकर के आगे न बढ़ पाए। शेखावटी के बागी भुलाए नहीं जाने चाहिए। श्रोताओं से अनुरोध है कि डूंगर सिंह शेखावत, लोठू निठरवाल एवं उनके अन्य साथियों के रोमांचक किस्से अपनी अगली पीढ़ी को जरूर सुनाएं और शेखावटी के बागियों को भारतीय जनस्मृति में अमर कर दें। इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा है अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।